नमस्कार साथियों, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मार्च का हमारा करंट अफेयर है, जो लोग इस चैनल को पहली बार आज देख रहे हैं, तो मार्च का आज करंट अफेयर आपको पूरा डिस्कस कराया जाएगा। और इसमें प्रमुख बातें मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स हमारे ऐसे होंगे जो इस चैनल से पहली बार जुड़े होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि जो भी हमारी आगामी परीक्षाएं हैं, रीट पटवार या आरएस प्री कहिए, साथ में कांस्टेबल की परीक्षा है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट की परीक्षा है, तो इस तरह की जितनी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सारी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होती है, उनके लिए ये एक बहुत ही रामबाण से साबित होगा। और जैसे जैसे परीक्षाओं की प्रवृत्ति में एक नया टोन देखने को मिल रहा है कि बोर्ड अब करंट अफेयर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उसी लिए हमने इस बार का जो करंट अफेयर है उसे थोड़ा स्पेशल डिज़ाइन किया है। टोटल इसमें क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे सारे क्वेश्चन, और मेंस के हिसाब से अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सब इन्हीं पर फोकस करें। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये आपको मिलेंगी सारी चीज़ें। पहले पार्ट में तो आपका नेशनल करंट अफेयर होगा, इंडिया का पूरा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और खेल परिदृश्य, और जो तकनीकी परिदृश्य है, इसमें हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो वो है एरिया, उसको कवर करेंगे, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं आपको अर्थव्यवस्था और राजनीतिक गलियारे की जितनी भी हलचल हैं उनका भी पूरा आपको विश्लेषण हम इसी में करके देंगे। इसके अलावा जो राजस्थान करंट अफेयर हमारा जैसे रहता था पहले, इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है इसे। और साथ ही में जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित कोरोना पर एक क्वेश्चन सीरीज़ हमने बनाई है आपके लिए, ताकि आपको जो एसएससी सीजीएल हो या ऐसी कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी है आगामी, तो वहाँ पर कोरोना से संबंधित प्रश्नों की मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो हमने उसी तरह से इसे डिज़ाइन किया है फ्रेंड्स। तो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, और साथ ही में इस वीडियो के बारे में मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ताकि जो लोग परिचित नहीं हैं, जो नए नए जुड़े हैं, उन्हें पता चल सके। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न हमारा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF की शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य है। तो इसका जवाब आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन वर्तमान में प्रासंगिकता में अलग कारणों से आया है, बाकी लगभग 3 साल पहले जो नेचुरल फार्मिंग है, जीरो बजट, वो तकनीक हम खोज चुके हैं, और आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रगणी है, आप ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में महाराष्ट्र, हरियाणा और भी अन्य जो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उनमें भी ये तकनीकी आ चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र मूल के एक व्यक्ति हैं, सुभाष पालेकर। उन्होंने इस तकनीक को सबसे पहले ईजाद किया, और आंध्र प्रदेश में वो इसे आम जन है उसमें चर्चा का विषय के रूप में लेके आए। फ्रेंड्स, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में होता ये है कि जैसे कि नाम से ही दिख रहा है आपको जीरो बजट, तो जीरो बजट में इसलिए बोला गया है ताकि इसमें जो महंगे गहन सिंचाई के संसाधन हैं उनका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, पानी की इसमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ उर्वरक और कीटनाशक, क्योंकि हमारा किसान इन्हें परचेज़ करने के उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करता है। तो फ्रेंड्स, इसकी मूलभूत बातें यही है कि इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है, इसे 10% पर ला के रख देती हैं। उर्वरक और कीटनाशक की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन सिंचाई को भी केवल और केवल 10% पर ला के रख देती है। तो नेचुरल फार्मिंग में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2022 तक सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, तो उसके लिए भी एक बहुत कारगर उपाय है। साथ ही में वर्ष 2050 तक जो हमारी 60% जनसंख्या है उसके भोजन के लिए सुपाच्य प्रोटीन, वसा, कैलोरी, यानी एक पौष्टिक आहार, वसा, कैलोरी और प्रोटीन, जो ये पौष्टिक आहार है, इनकी कमी हो सकती है। तो इस कमी को देखते हुए ही ये जो कदम है
ये उठाया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये बहुत सही चीज़ है और इसमें प्रायोजकों का दावा है कि जो मृदा है उसके पौधे के विकास के लिए सभी पोषक तत्व पहले से ही मौजूद होते हैं, बस ज़रूरत ये होती है कि ये सभी सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया के द्वारा विमोचित हो जाते हैं, तो इन्हें बनाए रखना है। तो उसके लिए जो नेचुरल फार्मिंग है ये ज़रूरी है। और मैं आपको इसमें और मूलभूत बातें और बता देना चाहता हूँ कि भारत में ये कोई नई बात नहीं है, ये रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है, रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है। तो इसमें जो मुख्य बात क्या है, इसमें मुख्य बात ये है कि भारत में ये एक पारंपरिक खेती का ही एक रूप है, क्योंकि इसे हम वर्तमान में भूल चुके हैं। जिस तरह से कीटनाशकों की आपाधापी और एक तरह से व्यवसाय शुरू हो गया है, तो इसीलिए इसे कृषि की जो लागत है उसमें एक आश्चर्यजनक गिरावट के बाद में इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो ये 3 साल पहले की घटना है, लेकिन वर्तमान में अभी क्या है कि जैसे कि हम जो पढ़ते हैं योजना और कुरुक्षेत्र, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था पिछले महीने की अगर मैगज़ीन की बात करूँ तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगर इस फार्मिंग के आपसे मुख्य घटक पूछा जाए तो मुख्य घटक क्या है? बीजामृत, जीवामृत और मल्चिंग, और चौथा है वापसा। ये इसके मुख्य घटक है। तो बीजामृत प्रथम चरण होता है कि गाय के गोबर और मूत्र से चूना और कृषि भूमि की मृदा से बीज का शोधन किया जाता है, यह है बीजामृत। और जीवामृत में क्या होता है कि जो गाय के गोबर और गोमूत्र अन्य जैविक पदार्थों का घोल तैयार किया जाता है और किण्वन के पश्चात यानी उसको थोड़ा सा सड़ा करके जो पदार्थ मिलता है उसी को ही हम जो है उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। और मल्चिंग यानी जुताई, तो जुताई के स्थान पर फसल के जो अवशेष हैं उन्हीं से भूमि को आच्छादित किया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और वापसा, सिंचाई के स्थान में मृदा में जो उपस्थित नमी है और वायु की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए कि नमी और मृदा में जल की मात्रा को ही काम में लिया जाता है। अगला देखते हैं जो हमारा योग से संबंधित है। वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपका लेह में। तो योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी और सामान्य जो लोग हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। करीब 15 से 20 हज़ार लोग, जो योजना और इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है तो इसमें 15 से 20 हज़ार लोग इसमें कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। और इसकी तैयारी सामान्यतः 3 से 4 माह पहले ही शुरू हो जाती है। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लाखों लोग सामूहिक रूप से अभ्यास करते हैं। तो इसमें ये प्रमुख बात है। और मैं आपको बता दूं कि कोटा में जो गत वर्ष से पहले जो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो वहाँ पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने योगाभ्यास किया था। बाबा रामदेव भी उसमें थे। तो कोटा के नाम पर ये जो है दर्ज है। और लगभग लेह में जो ये इस बार कार्यक्रम होगा 45 मिनट तक मोदी जी स्वयं इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और सामान्य योग क्रियाएं हैं उनका संचालन करेंगे। तो 21 जून को ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, इस बार लेह में मनाया जाएगा। तो साल भर में मतलब 3 से 4 महीने पहले इसकी रणनीति तैयार होती है। 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। 2015 में ये जो 30,000 से अधिक लोग नई दिल्ली राजपथ में इकट्ठा हुए थे। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये कुछ मूलभूत बातें हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं तो योग को एक विशेष दर्जा देने के लिए ये कार्यक्रम मनाया जाता है ताकि लोगों में स्वास्थ्य को लेकर के एक अलग जगाई जा सके। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य को उड़ान योजना के तहत बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से नवाजा गया? ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे डबल टिक लगा लें। क्वेश्चन इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर की अगर आप यूट्यूब पर देखें तो बाहर आई हुई है। मतलब लोग 400 500 क्वेश्चन मतलब दुकान की तरह चला रहे हैं कि मतलब 10 का 1 इस तरह से। लेकिन हमारा आपसे एक ही निवेदन है, पढ़ाई वही सार्थक है जिसे आप एग्ज़ाम हॉल में लेके जा सकें।
अगर आप एग्ज़ाम हॉल तक इन चीज़ों को ले जा सकते हैं तो ठीक है, बाकी करंट अफेयर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप फालतू चीज़ों से प्रभावित ना हो और काम की चीज़ों को ही पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में उन्हें लेकर जा सकें। तो राजस्थान है, देखिए उड़ान योजना के तहत बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। और केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, तो इसे आप ध्यान रखिए, ये इसका पूरा नाम है। और वर्तमान में एक उड़ान योजना के तहत ही हमारे जो किशनगढ़ एयरपोर्ट है, किशनगढ़ एयरपोर्ट से इंदौर की जो फ़्लाइट सेवा है वो शुरू की गई है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से ये जो हैदराबाद में एक समारोह आयोजित किया गया था, उसी में ही ये राजस्थान सरकार को ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली से बीकानेर और जयपुर से जैसलमेर, इस तरह की जो कनेक्टिविटी है वो हमने काफ़ी ज़्यादा ईजाद की है। और उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी जो हमारा वायु संचार है, कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ाने हेतु ये पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। तो मूलभूत बात यही है कि राजस्थान को जो है ये पुरस्कार दिया गया है उड़े देश का आम नागरिक के तहत बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड। चलते हैं आगे। देश में कच्चे इस्पात के उत्पादन में वैश्विक स्थान है। तो देखिए भारत का इस वक्त द्वितीय स्थान आ गया है, क्योंकि हमारी जो लौह इस्पात है, यानी जो कच्चा इस्पात है, इसके उत्पादन की वह है दर नहीं, मतलब कुल उत्पादन इस बार हुआ था 111.2 मिलियन टन। तो हम इस वक्त जो जापान, अमेरिका, रूस है, उनको पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पहले स्थान पर चाइना बना हुआ है बहुत अधिक बढ़त के साथ में, लगभग 1000 मिलियन टन इनका जो है प्रतिवर्ष लौह इस्पात यानी कच्चा इस्पात ये उत्पादित करते हैं। और भारत देखिए दूसरे स्थान पर है, लेकिन इनसे 10 टाइम पीछे है, 9 टाइम कम से कम आप मान के चलिए ये पीछे है। और पिछले अगर हम 2018-19 की बात करें तो लगभग हमने 3.4% की वृद्धि की है, तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए प्राकृतिक सोर्सों की कमी नहीं है भारत में, लेकिन उनके जो संसाधन हैं उनको निष्कर्षण करने के, वो उनको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से इंडिया को ये जो है कीर्तिमान मिला है। और मैं आपको बता दूं, जो लौह इस्पात है हमारे इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में जो है, उसमें 8 तरह के हमारे उत्पाद हैं, तो उसमें लौह उत्पाद भी एक है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है, उसके बाद में जापान है, फिर अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर है रूस। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इसे आप डबल टिक कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार काफ़ी जगह पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े हुए मामले हमेशा इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो भारत का इसमें जो स्थान है वो 40वां स्थान इस बार मिला है। और जो एक संस्था है यूएस चैम्बर एंड कॉमर्स के नाम से, यूएस चैम्बर्स एंड कॉमर्स इस संस्था का नाम है। तो इसकी जो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत को 53 देशों में 40वां स्थान मिला है। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 53 देश वो देश हैं जिनका जीडीपी में, टोटल वर्ल्ड की जीडीपी में 90% योगदान है। तो उसमें भारत को ये स्थान मिला है और लगभग इस बार 8वां संस्करण इसका जारी किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और इस वर्ष 3 जो नए देश हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? कुवैत है, आपका ग्रीस है, और डोमिनिकन गणराज्य है, डोमिनिक गणराज्य है। ये सूचकांक 50 से अधिक जो मतलब अद्वितीय संकेतक हैं, उनके साथ प्रत्येक अर्थव्यवस्था को दिया जाता है और उसका आकलन किया जाता है। तो इसमें जो मूलभूत बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इनका जो है फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। तो इसमें देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है कि जो व्यक्ति अपनी दिमाग के दम पर कुछ ऐसी चीज़ ईजाद कर लेते हैं जो सहज उपलब्ध नहीं होती, तो उसका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए उन्हें एक लाइसेंस दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक कार्य करता है, चाहे वो साहित्यिक हो,
चाहे कोई शोध हो, चाहे मूवी हो, तो किसी भी तरह की चीज़ हो, उसके लिए उसे एक रक्षा के लिए कि वो अपने हित में उसका प्रयोग कर सके, उसे एक लाइसेंस दिया जाता है। तो इसमें 5 तरह की चीज़ हैं। कॉपीराइट, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बौद्धिक संपदा में किन किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये है पेटेंट, और एक है इसका ट्रेडमार्क, और एक है इसका औद्योगिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, औद्योगिक डिज़ाइन, और 5वां है जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। भारत में जो इसकी स्थिति सुधरी है पिछले कुछ सालों में, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देश में नवाचारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके आप देखना आराम से, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में बना कर लिख लीजिए। इसके कारण क्या है, देखिए, आप उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। एक तो भारत में नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। साथ में जो हमारी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 की है, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। और 28 अन्य अर्थव्यवस्थाओं से लगातार आगे बने रहने के साथ में भारत जो सर्वांगी दक्षता के रूप जो क्षेत्र है उसमें आगे है। तो छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों और बौद्धिक संपदा के जो इस तमाम संसाधन है, उनमें भी भारत ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। तो ये एक बड़ी बात है, इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। ये भी प्रश्न एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया है? तो जावेद जादव पायेंग इनका नाम है। ये असम के मूल निवासी हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इन्होंने बहुत ही अद्भुत साहस का परिचय दिया है। देखिए, अवार्ड तो हमेशा मिलते रहते हैं किसी ना किसी को, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो सच में मतलब अद्भुत है और अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। तो इनके बारे में मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ फ्रेंड्स। वो ये है कि जादव जी ने मतलब अपने दम पर एक जंगल का निर्माण किया है, एक जंगल बनाया है 1360 हेक्टेयर, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एकड़ में, 1360 एकड़ में ये इन्होंने एक अपने दम पर जंगल बनाया है। और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। तात्कालिक राष्ट्रपति जी थे उस वक्त कलाम साहब, उनके नेतृत्व में। तो ये ऐसे भारतीय आदमी जिन्होंने द्वीपों को बचाने के लिए अपने आप से 1360 एकड़ वन लगाया है, और 30 साल से ज़्यादा ये समय लगा है इसमें। और इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें मोलाई वन के नाम से भी जाना जाता है, इन वन को, जो वन इन्होंने लगाया है। तो ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, जादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। 133 करोड़ आबादी के इस मुल्क में यदि कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम करता है तो वो सच में सराहनीय है। और इन्हें पुरस्कार में 1 लाख रुपए, जो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार मिला है उसके तहत 1 लाख रुपए नकद, एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र इन्हें दिया गया है। तो ये असम के मूल निवासी, आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे। देश का पहला राज्य जो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है, तो वो है हमारा राजस्थान। देखिए, नेशनल न्यूज़ में भी राजस्थान के चर्चे हैं। तो राजस्थान ने जो राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 है उसको लागू करने वाला और उस पर बायोफ्यूल स्तर पर जो उसके उत्पादन है उन पर काम करने वाला प्रथम राज्य बना है। और जल्दी से लेकर के वो प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाने वाले हैं। तो राजस्थान का इस बारे में आप ध्यान में रखिए। देखिए, प्रदेश में अब तक बायोफ्यूल उत्पादन का काम बड़े स्तर पर शुरू किया जा चुका है और इससे रोजगार बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। और जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। तो भारत सरकार का जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 घोषित की थी। तो उसके बाद में राजस्थान ने इससे पहली बार लागू किया है अन्य राज्यों से पहले। तो हमारा एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि लगभग 70 लाख हेक्टेयर का हमारे पास वेस्ट लैंड है जो ज़्यादातर कोई काम नहीं आ रहा, वो खाली पड़ा हुआ है। तो बायोफ्यूल उत्पादन की अपार संभावना है यहाँ पर। और जो हमारे रतन जोत, ध्यान से देखिए इन सब चीज़ों को। और आप ऐसे मत सोचिए कि एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ इतना सारा आपको बताया जा रहा है तो ये बोरिंग है। ये बोरिंग नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आपको 10 फैक्ट बता रहा हूँ। रतन जोत और करंज
के जो पौधे हैं वो लगभग 7 करोड़ पौधे हमने लगा दिए हैं। 7 करोड़ पौधे, जिनसे बायोफ्यूल की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ती है। और राजस्थान में स्वयं सहायता समूह और मनरेगा को भी इसमें काम लिया जा रहा है, मनरेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी पौधारोपण किए जाने में। तो बायोफ्यूल उत्पादन के लिए यहाँ किए जा रहे प्रयास हैं, उनके राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा सराहना हो रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 50 टन प्रतिदिन के हिसाब से 50 टन प्रतिदिन बायोफ्यूल का उत्पादन राजस्थान में अभी भीलवाड़ा और फुलेरा, अजमेर और जो जयपुर जंक्शन के बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, फुलेरा स्थित प्रोसेसिंग प्लांट में हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। और ये क्षमता बढ़ाकर 100 टन किए जाने का संकल्प ले चुकी है हमारी राज्य सरकार। और ऐसा कहा जा रहा है कि बायोफ्यूल जो मिनरल डीजल है उससे करीब 5 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। तो आप देख लीजिए कितना अरबों रुपया बचेगा। साथ में ये पर्यावरण हितैषी है और वाहनों का एवरेज और लाइफ को भी इससे बढ़ाया जा सकेगा। तो ये प्रमुख बातें हैं। और इसके बारे में मैं आपको और चीज़ें भी अगर बताना चाहूँ, अगर आप बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसे नेट पे भी सर्च कीजिए। और मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि 2022 तक मतलब सरकार प्रतिबद्ध है कि 20% बायोफ्यूल मिश्रित करने का जो वो है, डीजल में बायोफ्यूल को मिलाया जाएगा 20%। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम की हैं, आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में जो सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया गया है, तो उसके लिए कितनी राशि का जो है उसमें इन्होंने देने की घोषणा की है। तो मोदी जी ऐसी चीज़ों में हमेशा बढ़ के नेतृत्व करते हैं। तो $10 मिलियन की इन्होंने घोषणा की है। तो ये एक वेबसाइट शुरू की गई है इसके नाम से, जो आपदा प्रबंधन केंद्र है सार्क का, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, इस तरह की एक वेबसाइट है जिस पे ये घोषणा हुई है। और वेबसाइट में सदस्य राज्यों ने जो कोरोना से संबंधित है, क्योंकि कोविड-19 के बारे में अभी हम एंड में बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, देखिए कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस डिसीज है ये, कोरोना वायरस डिजीज़। तो इसके जो 960 मामले अभी वर्तमान में जो चर्चा में आए हैं, जो सार्क क्षेत्र में अगर बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपने आंकड़े दिए नहीं है, ना ही वो इस मुहिम में आया, ना ही उसने कोई पैसे वैसे डोनेट करने की बात की। तो ये तो सिर्फ भारत का ही इनिशिएटिव है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो इस तरह से भारत ने इसमें जो है मदद की है। और सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, इसकी स्थापना 2016 में जो गुजरात का डिजास्टर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी गुजरात में 2016 में। तो आप इसे भी ध्यान रखिए, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना 2016 गुजरात में की गई थी। और जो भी आदान प्रदान है सार्क सदस्यों के बीच में सूचना का, उसमें आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए भी सुविधाजनक उसे बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं जो सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, मालदीव और अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और एंड में आप पाकिस्तान को भी लेके चलिए। हालांकि इसका कोई इसमें नेतृत्व नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से इसका सदस्य है। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा कि सार्क में 8 सदस्य हैं जिनमें पाकिस्तान भी आता है। फिर अपन चलते हैं आगे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ। और इसमें जो है भारत की रैंक है वो 144 मिली है। तो ऐसे आप देख लीजिए एक बार, 144 रैंक भारत को मिली है। साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो रैंक आई है ये 156 देशों में आई है। तो इस रिपोर्ट का सार है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि टॉप 10 में सब यूरोपीय कंट्री हैं, टॉप 10 में एक भी मतलब एशिया का देश नहीं है। तो यूरोपीय देश ही आए हैं। और शीर्ष पर हमेशा जैसे कि रहता है फिनलैंड, लगातार तीसरी बार रहा है फर्स्ट रैंक पर। और भारत इस बार, जो पिछली बार 140 रैंक पर था, तो इस बार फिसल कर 144 पर पहुंच गया भारत। और विस्तार से अगर मैं बताऊं तो इसमें जो क्राइटेरिया होते हैं, जो मापदंड अपनाए जाते हैं कि किन किन मापदंडों पर ये जो रैंक दी जाती है, तो उसमें 6 मापदंड होते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय,
होती है, सामाजिक सहयोग होता है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से कर लें, स्टार लगा के, इम्पोर्टेंट है। उदारता और जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित समस्या हैं उनके लिए ये एक ही पॉइंट में है। और इसके अलावा सामाजिक स्वतंत्रता, क्योंकि भारत ने जो धारा 377 और इस तरह की जो LGBT कानून पर काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए थे, तो उनमें भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। लेकिन वर्तमान में जो CAA से संबंधित और अल्पसंख्यकों का जो विरोध है, जैसे कि शाहीन बाग आप देख सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। इस विरोध के कारण ये रैंक इसकी नीचे फिसली है। तो आप ध्यान रखिए, रैंक की जो गिरावट हुई है वो विरोध के चलते हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको ये इसके क्राइटेरिया बता रहा हूँ, तो आप इसे देख लीजिए। और स्वास्थ्य और सामाजिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, यही इस तरह के आधार हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। भ्रष्टाचार, उदारता अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है। और अगले पे अपन चलते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 84वीं रैंक मिली है और इसमें 107 देश हैं उनको शामिल किया गया है। और जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम भी इसी तरह से हेनले एंड, यानी हेनले और पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स इस संस्था का नाम है। इसी ने ही इस सूचकांक को जारी किया है। वर्ष 2020 का ही है सूचकांक। और शीर्ष स्थान पर जापान है, जो 191 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री देने की आपको ताकत देता है, आपके पासपोर्ट को वीज़ा फ्री। तो भारत का स्थान इसमें 84वां है। इससे पहले भारत का स्थान 82वें था। तो भारत के पास में 58 देशों में डायरेक्ट जाने की, यानी वीज़ा फ्री एंट्री के लिए उनके पास में सहूलियत है। जापान के बाद में सामान्यतः जर्मनी और सिंगापुर के नाम आते हैं, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे नीचे की बात करें, अंतिम स्थान इसमें जो है वो अफ़गानिस्तान का है, अफ़गानिस्तान का है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, इसका नाम है गाज़ियाबाद। इस प्रश्न को भी आप डबल टिक करें। और अगर ज़िले की बात करूँ राजस्थान में, तो वो जोधपुर को बताया गया है। तो प्रदूषण के मामले में जो IQ एयर एंड विजुअल जो रिपोर्ट आती है, IQ एयर विजुअल रिपोर्ट द्वारा ये एक वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। तो अगर देश की बात करें तो इसमें बांग्लादेश है। देश की बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा। और अगर राजधानियों की बात करें तो नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है पूरे विश्व की। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ये आंकड़े हैं चौंकाने वाले, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखने तो इन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ग्लोबल एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन कंपनी है जो IQR के वैज्ञानिकों ने इसे जारी किया है, तो इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट का क्या नाम रखा गया है? तो श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र इसका नाम रखा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। फरवरी 2020 में मोदी जी ने स्वयं इस ट्रस्ट को बनाने की घोषणा की थी। और इसके जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष उनका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्वलंत बात हुई है। जो पिछले 3 दशकों का एक मामला था उसे निपटाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महासचिव हैं इसके चंपत राय। तो इन कुछ मूलभूत जानकारी इन्हें आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। किस राज्य ने स्वयं को 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र।
बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसके बाद में देखते हैं देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनेगा। देखिए इन्फेंट्री म्यूजियम में आपको बता दूं, जो सैनिक होते हैं, पैदल सैनिक जो गुरिल्ला वार लड़ते हैं, उनकी शहादत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं युद्ध में लड़ते हुए, देश के नाम पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, तो उन्हीं के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इंदौर में ये बनेगा, आप इसे ध्यान में रखिए। और इसकी मैं आपको छोटी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि सन 1747 से लेकर 2020 तक देश के ऐतिहासिक शौर्य और बलिदान की गाथा को बताएगा। ये जो स्टैचू बनेंगे इसमें, उन्हें 3D प्रिंटिंग के फॉर्म में बनाया जाएगा ताकि देखने में भव्य और आकर्षक लगे। इंदौर को मैं बता दूं कि देश का सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर को नवाजा जाता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए आप। अगला प्रश्न है, जम्मू शहर के सिटी चौक का नाम बदल करके क्या रखा गया है? भारत माता चौक। देखिए सिटी चौक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भारत माता चौक है ना, जो नाम बदले गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। और अभी देश में काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ों के नाम बदले गए हैं, तो उनको किसी एक लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अगर मार्च महीने की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। हाल ही में रेटिंग कंपनी फिच ने वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु भारत की जीडीपी ग्रोथ बताई है 4.9%। तो CSO जो हमारा है उसने जो तीसरी तिमाही है उसमें 4.7% बताई है। और जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया था, संसद ने जो जारी किया था आर्थिक सर्वेक्षण, माननीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी 6 से 6.5% के बीच में इसे रहने के इसके अनुमान बताए हैं। तो उसके बारे में आप इतना ही ध्यान रखें। चलते हैं आगे। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर अभी बनी है करीना कपूर, जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस है। तो ये प्यूमा क्या है कि एक जर्मनी की स्पोर्ट वियर कंपनी है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। IQ और अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। और सुनील छेत्री दिसंबर तक इसके वो थे ब्रांड एम्बेसडर, दिसंबर तक सुनील छेत्री हुआ करते थे। और अभी मैं आपको बता दूं, जैसे शेफाली वर्मा है जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बहुत ज़्यादा चर्चा में, इनके बारे में हम जो हमारा खेल परिदृश्य है उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। शेफाली वर्मा पेप्सिको की वो हैं ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही में PV संधू, ये भी बहुत सारे कारणों से चर्चा में है, लेकिन जो खेल परिदृश्य है उसी में हम इन्हें कवर करेंगे। तो इन्हें भी जो आंध्र प्रदेश सरकार है उन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इनके बारे में मुख्य जानकारी इतनी ही है। तो एक बार देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड संस्था ने भारत को कितनी रैंकिंग दी है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड जो फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत को 83 रैंक मिली है 195 देशों की तुलना में। तो लास्ट टाइम हम 79 पर थे, लेकिन अब 4 अंक फिसले हैं। तो इसका कारण ये है कि जो शाहीन बाग में और CAA NRC को लेकर के जो भी ये अल्पसंख्यकों का विरोध चल रहा है, हालांकि जो विरोध है वो राजनीतिक संकीर्ण मानसिकताओं से घिरा हुआ है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता कि NRC है या CAA है, ये इनका मतलब क्या होता है। लेकिन फिर भी देखिए अब कुछ राजनीतिक जो वो हैं विद्रूपताएँ, संकीर्णताएँ, मानसिकताएँ वो जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये हो रहा है सब। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम हाउस एक USA का NGO है। फ्रीडम हाउस ये अमेरिका का एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जिसने इस सूचकांक को निकाला है और प्रथम स्थान पर इसमें रहे हैं। फिनलैंड कंट्री रहा है प्रथम स्थान पर। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? तो ये नाम रखा जाएगा नाना शंकर सेठ। नाना शंकर सेठ हमारे बहुत ही पुराने एक लेजेंडरी पर्सन हुए हैं, और मुंबई में इनका जो ये स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। मैं बता दूं कि रेलवे की स्थापना में इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, और साथ ही में ये एक शिक्षाविद थे, पढ़े लिखे आदमी थे काफ़ी उस समय में।
और एक सफल उद्योगपति भी थे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। नाना शंकर सेठ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो एस्पेक्ट है। चलते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्य बनने वाले भारत के पूर्व चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हैं रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है नॉर्थ ईस्ट से संबंध रखते हैं और कई ऐतिहासिक जो निर्णय, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो राम मंदिर हो, इस तरह के निर्णयों के ये मुख्य पात्र रहे हैं, मतलब इनकी अध्यक्षता में दिए गए हैं। ये 46वें थे, 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके बाद में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 47वें बने हैं, शरद अरविंद बोबड़े। तो अभी क्या है, विपक्ष जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाए हुए कि इस तरह से जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं उनका राजनीति में आना सही नहीं है। तो उसका भी एक अपना एक अलग वो है, लोकतंत्र महत्व। तो फिलहाल के लिए हम इसे देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया गया है? देखिए, निफ्टी 50 से यस बैंक को बाहर किया गया है क्योंकि इन पर दिवालिया होने का संकट मंडरा रहा था। तो फिलहाल में जो 49% इनके शेयर हैं 7,250 करोड़ के, वो एसबीआई ने ले लिए हैं और इनको दिवालिया होने से तो बचा लिया, लेकिन इनकी जगह पर अब श्री सीमेंट है जो इस निफ्टी में शामिल होंगे, निफ्टी 50 में श्री सीमेंट। ध्यान में रखिए, एक निफ्टी बैंक का एक इंडेक्स भी है, उस इंडेक्स से भी इसको बाहर निकाल दिया गया है यस बैंक को, और उसकी जगह बंधन बैंक को जगह दी जाएगी। एक ही प्रश्न में आपको कम से कम 7-8 फैक्ट बताऊंगा फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिए। एसबीआई ने 7250 करोड़ में से खरीदा है और एसबीआई बैंक ने इसके 49% जो शेयर थे वो खरीद लिए, तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो अभी बातें मुझे याद आ रही हैं, यस बैंक के इस तरह संकट में आने के बाद में जो फ़ोन पे कंपनी थी हमारी, एक पेमेंट, जैसे कि हम जो भी बैलेंस कटाते हैं कभी सभी दुकानों पर, तो फ़ोन बैंक ने भी इससे अपना वो है संबंध तोड़ लिए हैं और अब आईसीआईसीआई बैंक के साथ उन्होंने जोड़ लिया है। तो ध्यान रखिए, फ़ोन पे पे अभी कुछ समय पहले जो है कुछ काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को। तो वो इस तरह की बातें हैं। चलते हैं आगे। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है, तो उसको सेकंड रैंक मिली है भारत को। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स ये 1981 एक लंदन में एनिमल वेलफेयर कंपनी है, एक वेलफेयर सोसाइटी है, वो इसे जारी करती आ रही है। तो इसमें कैटेगरी बनाई जाती हैं ABCDEFG, यानी ए से लेकर जी तक। तो ए सबसे अच्छे के लिए होता है और जी सबसे खराब के लिए होता है। तो इंडिया को जो कैटेगरी मिली है वो सी कैटेगरी से इंडिया को नवाजा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो इसके बारे में प्रमुख बातें यही हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये सती के महानायक अमिताभ बच्चन, बिग बी को बनाया गया है। IDFC बैंक देखिए बहुत पुराना नहीं है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है और इसके CEO हैं वो हैं वी वैद्यनाथ। और अमिताभ बच्चन जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था इस बार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पिछले वर्ष विनोद खन्ना को नवाजा गया था, जो अब कैंसर के दौरान वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन कुछ मूलभूत चीज़ें इन्हें आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला विमेन मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो ये पुणे में खोला जाएगा और जो कंपनी ऐसे खोलने वाली वो है सिम्बोसिस। सिम्बोसिस ने पहला वुमेन मेडिकल कॉलेज खोला है। 2021 तक इसका जो निर्माण है वो उसको पूरी मंजूरी मिल चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि
ये पहला ऐसा कॉलेज होगा जो महिलाओं के लिए फ्री, कॉलेज फ्री है बिल्कुल, महिलाओं के लिए फ्री मेडिकल एजुकेशन प्रदान करवाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देश में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने में प्रथम राज्य है, तो यह है गुजरात। तो गुजरात के बारे में जो मुख्य तथ्य मैं आपको बता दूं, 50,900 जो सोलर रूफटॉप प्लांट्स हैं, यानी घरेलू वो हैं, वो यहाँ पर काम किए जाएंगे। और ये पूरे देश का 64% है, क्योंकि हमारे पूरे देश में लगभग आप मान के चलिए 80,000 वो है रूफटॉप जो सोलर प्लांट हैं वो हैं। और इसमें जो दूसरा स्थान है वो महाराष्ट्र का है। और आपको जानकर काफ़ी ताज्जुब होगा कि यहाँ पर मात्र 5,513 रूफटॉप प्लांट लगे हुए हैं, सोलर प्लांट लगे हुए हैं। तो इस तरह से गुजरात में इसमें काफ़ी अच्छी बढ़त लिए हुए है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन रूफटॉप अगर सोलर पैनल की बात करें तो उसमें गुजरात प्रथम है। और सामान्य अगर सोलर ऊर्जा की बात करें तो उसमें राजस्थान प्रथम है, जैसे कि मैंने आपको पिछले महीनों के कुछ करंट अफेयर में बताया था। तो राष्ट्रीय परिदृश्य का एक अंतिम प्रश्न आप देखिए। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप यानी ICGS की महिला DIG बनी है, पहली महिला DIG बनी है, ध्यान रखिए। यह है नुपुर कुलश्रेष्ठ, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड फर्स्ट वुमेन DIG। तो ये हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य के जो है 26 प्रश्न आपको बताए हैं, बहुत ही अच्छे और शानदार। चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 2020 का बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है वो नई दिल्ली है, और ये चौथा समिट था फ्रेंड्स। और इसकी जो इस बार थीम थी वो थी मादक पदार्थों के बढ़ते हुए तस्करी को रोकना। मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, और भारत को इसके नेतृत्व, विश्व के नेतृत्व के रूप में अपनी भूमिका निभानी है। क्योंकि एक सर्वे के दौरान पता चला है कि विश्व के 5% यानी 27 करोड़ से ज़्यादा लोग मादक पदार्थ के सेवन और इनकी तस्करी में शामिल हैं। तो ये चिंता का विषय है। और पंजाब में भी जो भी है ड्रग और इस तरह की नशेबाजी की जो वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इन्हीं से ही समाज का जो आर्थिक और सामाजिक और मानसिक पतन होता है। और साथ ही में जैसे कि अभी पंजाब है, वहाँ पर कैंसर के सबसे ज़्यादा लोग पाए गए हैं, क्योंकि जो नशा है वो वहाँ के वातावरण में और लोगों की बिल्कुल दिनचर्या में मिल चुका है। तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार का लक्ष्य है बिम्स्टेक समिट की जो इस बार अगुवाई भारत के नेतृत्व में हुई, और अगला जो बिम्स्टेक समिट है वो श्रीलंका में होगा सितंबर के महीने में। तो ये ध्यान रखिए। बात बिम्स्टेक की आई है तो इसके बारे में मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी वो दे देता हूँ। देखिए, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ये है बिम्स्टेक। और 1997 में बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय ढाका में है फ्रेंड्स। और जो शुरू में जो सदस्य से जुड़े थे वो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड थे। इसके बाद में नेपाल और भूटान भी इससे जुड़ गए थे। तो इसमें 7 सदस्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। ऑपरेशन वनीला क्या है? ऑपरेशन वनीला क्या है? तो इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी, और RS मेंस में भी 2-2 नंबर के एस्पेक्ट में इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात प्रभावित लोगों की सहायता की। तो इसे ही ऑपरेशन वनीला नाम दिया गया है। और इस चक्रवात का नाम था डायने।
ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ध्यान रखिए। तो नौसेना ने एक राहत ऑपरेशन चलाया था, उसी में ही ये हुआ है। इसके लिए INS ऐरावत, जो हमारे, अगर आप दक्षिणी बेल्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक ये हमारा युद्धक पोत है जो तैनात है किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए। तो INS ऐरावत को भी इसमें लगाया गया था। और ये मेडागास्कर है, ये साउथ अफ्रीका के वहाँ पर लगा हुआ है, और जो हिंद महासागर के नीचे है भारत की स्थिति है इसकी। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा उठते रहते हैं। ये विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है, इसे आप ध्यान में रखिए। मेडागास्कर को एक द्वीपीय देश है जिसके चारों ओर जल राशि विद्यमान है। चलते हैं आगे। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है? ये इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस होता है, ब्लू कॉर्नर नोटिस। और इंटरपोल संस्था इस तरह के 8 नोटिस निकालती है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस और ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल। तो इस तरह से ब्लू कॉर्नर नोटिस भी इसमें एक तरह का नोटिस है। तो अभी हाल ही में जो एक नित्यानंद है, दक्षिणी भारत के, जो खुद को संत बताते हैं, उन्होंने कैलासा एक देश है उसकी स्थापना करने का दावा किया है, और एक अपना समानांतर सरकार वो वहाँ पर चला रहे हैं। तो उनको पकड़ने के लिए, स्वामी नित्यानंद को पकड़ने के लिए ये जो अभियान है ये चलाया गया है, और इंटरपोल ने किया है। देखिए इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, फ्रांस के लियोन शहर में है। और ये विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है, और इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना मुहैया कराता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। हाल ही में ब्राज़ील भारत का WTO में विवाद किस खाद्यान्न पर प्रकट हुआ है? तो ये है चीनी, शक्कर, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं। देखिए हुआ क्या कि अभी 2019 में जिसकी सुनवाई हुई थी, ब्राज़ील ने एक शिकायत दर्ज की थी WTO में, और ब्राज़ील का आरोप है कि भारत द्वारा अपने किसानों को जो दी जाने वाली सब्सिडी है वो वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ है। तो इसमें ब्राज़ील का आरोप यही है कि भारत ने हाल ही के वर्षों में गन्ने और चीनी के जो घरेलू समर्थन मूल्य हैं उनमें बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। तो भारत में गन्ने के लिए जो उचित और लाभकारी मूल्य को लगभग दोगुना कर दिया गया है। तो ब्राज़ील के लिए इन मुद्दों पर गन्ने से प्राप्त जैसे कि जैविक ईंधन है, और दोनों देशों के बीच हुए जो द्विपक्षीय सहयोग है ये उनको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो देशों के आपसी हित होते हैं वो यहाँ पर टकराते हैं। इसलिए WTO में भारत को लेकर हमेशा विवाद झूलते रहते हैं। कभी USA या कभी ब्राज़ील, इस तरह के जो देश हैं, कभी सोलर पैनल के पुर्जों पर दावा करते हैं, तो ये हमेशा चलता रहता है। तो वर्तमान में चीनी के ऊपर दावा ठोका गया है ब्राज़ील के द्वारा, इसे आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मलेशिया के नए PM हाल ही में कौन बने हैं? तो ये है मुहिद्दीन यासीन। मलेशिया के बारे में आप ध्यान रखिए, कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है, और रिंगित यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं आगे। yahoo.in का नया डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये है मोहित गोनका। yahoo.in का डायरेक्टर मोहित गोनका को बनाया गया है, और ये यूपी के गोरखपुर से हैं फ्रेंड्स। और वर्तमान में बहुत बड़ी बड़ी जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनका डायरेक्टर बहुत सारे भारतीय ही हैं, तो उनके लिए भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो याहू का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में। और याहू क्या है? एक वेब पोर्टल साइट है। - 2012 में इन्होंने ज्वाइन किया था मोहित गोनका ने, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के भी सत्य नडेला हैं,
और इस गूगल की एक पेरेंट कंपनी और खुली है आजकल, अल्फ़ाबेट। तो इन दोनों के जो प्रमुख हैं वो हमारे सुंदर पिचई हैं। और एक है मास्टर कार्ड। अगर मास्टर कार्ड का भी आप देखें तो अजय बंगा हैं। तो इस तरह का आप और भी देख सकते हैं कि इंडियन लोग हैं जो जगह जगह विश्व में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी थल सेना किस देश की है? तो ये किताब अभी हाल ही में भारत के पास में आ गया है, और इसलिए आया क्योंकि चाइना ने जो अपनी थल सेना है वो लगातार पिछले 5 सालों से उसको कम किया जा रहा है। थल सेना को कम किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि चाइना का मानना है कि अगला युद्ध तकनीकी के आधार पर एयरफोर्स के साथ में ही लड़ा जाएगा। क्योंकि चाइना को भी पता है कि युद्ध होगा तो उसका या तो यूएसए के साथ में होगा या जो बड़े शक्तियां हैं उनके साथ में होगा। तो चाइना का मानना है कि ये तकनीकी के दम पर ही लड़ा जाएगा, इसीलिए इन्होंने अपनी सेना कम कर दी है और भारत की सेना अनायास ही ज़्यादा हो गई है। तो वर्तमान में 14 लाख है जितना मुझे पता है अभी इसके बारे में, जो मैंने नेट पर सर्च किया था, इंडिया की जो आर्मी है। और ये जो डाटा है ये एक संस्था है, डिफेंस ऑफ जापान 2019 की रिपोर्ट है, ये उन्होंने जारी की है। सेकंड रैंक नॉर्थ कोरिया का है, थर्ड रैंक चाइना का है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन है, ये है नीयू, जो प्रशांत महासागर के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है। प्रशांत महासागरीय तट पर बसा एक देश है। तो इसे आप ध्यान में रख। चलते हैं आगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किस देश पर $10 मिलियन की पेनल्टी लगा दी है? तो ये है रूस, क्योंकि रूस डोपिंग से संबंधित नियमों में अपने खिलाड़ियों पर काबू नहीं रख पाया और इनके खिलाड़ी काफ़ी अवैध रूप से अत्यधिक ड्रग और ऐसे उनका रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जो खेलों में उनको ज़्यादा उसमें प्रतिभाशाली बनाने के लिए काम में लिया जाए। तो रूस पर ये नियम लगाए हैं डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने हेतु। वर्ल्ड एंटी ड्रग एसोसिएशन है वाडा, उन्होंने भी इन पर 4 साल का बैन किया है। तो वर्तमान में जो इनकी पेनल्टी है वो इस तरह से लगा दी गई है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। किस वैश्विक संस्था ने कोरोना बीमारी से संबंधित एक वेबसाइट शुरू की है? तो ये जो कोरोना बीमारी से संबंधित वेबसाइट शुरू की है ये है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी और इन्होंने अभी हाल ही में कोरोना से लड़ने हेतु अपनी वेबसाइट जारी की, जैसे कोविड-19 और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर इसका नेतृत्व किया जा रहा है, जिसमें मोदी जी ने $10 मिलियन की अपनी प्राथमिक राशि को भी मंजूरी दी है। डिजी पिवोट कार्यक्रम किसकी पहल है? तो ये गूगल इंडिया की पहल है, जिसमें महिलाओं का स्किल को सुधारा जाएगा। और इसमें प्रमुख बातें ये हैं फ्रेंड्स कि जो महिलाएं कॉरपोरेट सेक्टर से 2 या 3 साल का गैप ले चुकी हैं, उन्हें वापस से कॉरपोरेट सेक्टर में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक यातायात सुविधा को मुक्त कर दिया यानी फ्री कर दिया है? तो वो है लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो 2020 का बहिष्कार करने वाला पहला देश बना है, ये कनाडा है। और कनाडा के बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया बहुत ही भयंकर तरीके से प्रभावित हो रही है, तो इसीलिए इसे मना कर दिया गया है। तो आप ध्यान में रखिए इसे।
अगला है अ न्यू एरा ऑफ गर्ल्स टेकिंग स्टॉक ऑन 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। ये एक रिपोर्ट किसने जारी की है? ये यूनिसेफ ने जारी की है। और इन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में लगभग 2008 से 18 तक जो बच्चियों की स्कूल में ड्रॉप आउट रेट है वो 20% से कम होकर 13% तक हो गई है। तो ये इस बारे में महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिए। और इसके बारे में प्रमुख चीज़ें यही हैं। इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। चलते हैं आगे। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? यह है पाकिस्तान की सालीला हैदर। तो पाकिस्तान मूल की हैं, एक सामाजिक सोशलिस्ट कार्यकर्ता हैं। और ये इन्हें जो दिया गया है, ये एक संस्था है बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू विमेन। ये संस्था है एक यूएस की, उन्होंने दिया है। इन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। और बलूच क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। महिला सशक्तिकरण और कन्या शिक्षा यानी बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। जलीला हैदर पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। अगला है अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये है सीमा वर्मा। और जो ये है अमेरिका में जो भारतीय चिकित्सा सलाहकार हैं, जो दूतावास में काम करते हैं, इस तरह के पद पर आसीन व्यक्ति। तो देखिए, कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कैंसिल होती जा रही हैं। अजलान शाह कप होता है हॉकी का, वो भी कैंसिल हो गया। विशाखापट्टनम में जो मिलान एक्सरसाइज होने वाली थी वो भी देखिए कैंसिल हो चुकी है। और राजस्थान में जितने भी पशु मेले और त्योहारों के जो मेले लगने वाले थे सब कैंसिल हो चुके हैं। तो कोरोना वायरस अपना बहुत ज़्यादा प्रकोप फैला रहा है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हमारा जो खेल परिदृश्य है उसमें। तो जो उसमें पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह है सौराष्ट्र। तो 70 साल में पहली बार सौराष्ट्र ने ये खिताब जीता है। उससे पहले इनका नाम नवनगर और पश्चिमी भारत हुआ करता था। तो जब इनका नाम ये था जब इन्होंने ये खिताब जीते थे 1933 में और 1944 के समय। लेकिन जब सौराष्ट्र इनका नाम पड़ा है 70 साल से, तो इन्होंने पहली बार ये खिताब जीता है। फाइनल में ये बंगाल के अगेंस्ट इन्होंने मैच खेला था। और पिछले 7 वर्षों में अगर हम सौराष्ट्र की बात करें तो ये 3 बार उपविजेता टीम रही है। तो ये शानदार फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये किनकी कप्तानी में जीता गया है? यह है जयदेव उनाटकट। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। देश की किस महिला ने सबसे कम आयु में क्रिकेट विश्व कप खेलने का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये हैं शेफाली वर्मा। और इनके बारे में जो ज़रूरी फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। शेफाली वर्मा हाल ही में पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर है, आपको पता होना चाहिए। और T20 बल्लेबाजी की बात करें वुमेन ऑर्डर में तो ये इनकी फर्स्ट रैंक है। और कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 रन बनाए इन्होंने। सबसे कम उम्र में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें 50 रन बनाए हैं। और सबसे कम उम्र में ही इनको एक खिताब और मिला है मैन ऑफ द मैच का। तो सचिन का रिकॉर्ड भी इन्होंने यहाँ पर तोड़ा है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, शेफाली वर्मा। चलते हैं आगे। देश की किस खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये है पीवी संधू। तो पीवी संधू के बारे में आप देख लीजिए। हाल ही में जैसे कि आंध्र प्रदेश ने जो अपनी एंटी करप्शन लाइन का जो है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एंटी करप्शन
लाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और भारत की ओर से रजत पदक जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी हैं। और इनके पेरेंट्स भी मतलब वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, तो एक तरह के जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो इनमें विरासत में मिली है इन्हें, तो आप ध्यान में रखिए। और अभी हाल ही में जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने दुबई ओपन 2020 जीता है, और राफेल नाडाल ने भी मैक्सिकन ओपन 2020 जीता है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। इन पर प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूएस ओपन जो भी वर्ष 2020 में होगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये भी होगा, तो इस तरह की जो ये प्रमुख वो हैं जो टेनिस से जुड़ी हुई वो हैं इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, इनके प्रश्न मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। हम भी कवर करेंगे बाद में इन्हें। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के जो पहले संस्करण है उसका चैंपियन कौन बना है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का चैंपियन बना है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इसे आप ध्यान रखिए। सेकंड रैंक की बात करूं तो ये सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे को मिला है, और इन्होंने 45 मेडल जीते हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसके बारे में मुख्य बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम डिस्कस किया था। अगला है, वर्ल्ड मैराथन चैलेंज 2020 को पूर्ण करने वाले पहले भारतीय हैं, ये हैं आदित्य राज। नोएडा से ये रहने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 32 लाख रुपए एंट्री फीस देनी पड़ती है, और 7 दिनों तक 7 महाद्वीप और 7 मैराथन यहाँ पर इस तरह से इसे आयोजित किया जाता है, तो ये इस बारे में महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न को भी आप डबल टिक कीजिए क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा अगर स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आता है तो। चलते हैं आगे। हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया जिन्होंने सर्वाधिक रणजी मैच खेले हैं? तो ये हैं मुंबई से खेलने वाले वसीम जाफर। घरेलू मैच में इन्होंने शतकों का शतक लगा रखा है, यानी 100 बार सैकड़ा मार रखा है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और 42 साल की उम्र में इन्होंने ये जो है संन्यास लिया है। रणजी में सर्वाधिक मैच इन्होंने खेले हैं, और इसके अलावा 2008 में इन्होंने आखिरी बार अफ्रीका के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था, तो इसे आप ध्यान रखिए, तो ये भी पूछा जा सकता है। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जो बल्लेबाजी कोच है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का बैट कोचमैन यानी बैट कोच, इन्हें बैट्समैन कोचमैन इन्हें बनाया गया है। पहले भी इन्होंने काम किया था बांग्लादेश के लिए बैटिंग कोचमैन के लिए, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला है, कौन से खिलाड़ी ने हाल ही में 500 T20 मैच खेलने का खिताब अपने नाम किया है? तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के केरन पोलार्ड। और देखिए इसका कारण ये है कि जो खिलाड़ी हैं ये साल भर व्यस्त रहते हैं, जो 2020 इनके घरेलू मैच होते हैं, और साथ ही में जैसे कि काफ़ी देशों में जैसे कनाडा में, पाकिस्तान में भी उनका एक प्रीमियर लीग चलती रहती है, तो ये हर जगह 2020 खेलों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला है, एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह है फिलीपींस मनीला, क्योंकि पहले कोरोना वायरस के चलते इसे स्थगित किया गया था, तो अब ये फिलीपींस मनीला में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिए आप इसे। इसी तरह से अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है, इसे भी अब मलेशिया में आयोजित किया जाएगा, और ये सितंबर में होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए इन सब के जो शेड्यूल हैं वो बदले गए हैं। चलते हैं आगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब जीता है
वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और लगातार 5वीं बार इन्होंने ये जो अपनी जीत है दर्ज की है। ये मेलबोर्न में हुआ था फ्रेंड्स, और इंडिया इसमें हार गया था। आपको पता होना चाहिए कि T20 क्रिकेट कप इंडिया ने हार गया था। और पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी मेलबोर्न में होगा। और अगर महिला अगले विश्व कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप विमेन की बात करें, तो वो साउथ अफ्रीका में होगा। तो इन छोटी मोटी बातें इन्हें आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। कोविड-19 के चलते टोक्यो ओलंपिक को कब तक स्थगित किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक को 2021 तक स्थगित किया गया है, और ये गर्मियों में होगा, अगले साल की गर्मियों में। तो इसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो चुके हैं पहले से ही। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इसमें अपने खिलाड़ी को नहीं उतारेंगे कोरोना वायरस के चलते। तो आप ध्यान में रखिए। देखिए, जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, लॉजेन शहर में, और इसके अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाच हैं। थॉमस बाच। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। और इस तरह का जो ये वाकया हुआ है, अगर हम इसका इतिहास देखें तो 124 साल में 3 बार पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी हैं। 1916 में जो बर्लिन में होने थे ओलंपिक गेम, वो भी प्रथम विश्व युद्ध के चलते नहीं हो पाए थे और स्थगित हो गए थे। और जो दूसरी बार की घटना है वह है 1940 में, जब टोक्यो में होने वाले थे, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हुए थे। 1944 में भी लंदन में होने वाले थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध उस वक्त भी चल रहा था। तो इस तरह की जो बात है, तो देख सकते हैं आप कि वर्तमान में जो कोरोना के हालात हैं, देश लॉकडाउन है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, हजारों लोग काल कवलित हो चुके हैं। इटली जैसे देश में भी, मतलब जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी 2nd नंबर पर है वर्ल्ड में, तो बिल्कुल हालत ख़राब है सब जगह। तो आप भी सुरक्षा के जितने भी एहतियात हैं उनको अपना कर चलिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, खेल परिदृश्य का ये आखिरी प्रश्न है। किस फुटबॉलर ने को कोविड-19 के लिए जागरूकता अभियान हेतु चुना गया है? तो ये है सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री फुटबॉल फीफा के भी वो हैं, आपको पता होना चाहिए, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और जो इस पर जो शीर्षक है इनके इस अभियान का, वो है पास द मैसेज टू किक ऑफ कोरोना वायरस। सुनील छेत्री को दिसंबर 2019 में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। और वर्तमान में प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैंने आपको अभी कवर कराया था, करीना कपूर है, बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो इसे आप ध्यान में रखिए। फीफा यानी फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होगा 2022 में। 2018 का जो हुआ था वो मास्को में हुआ था, रूस में, और इसे जीता था फ्रांस ने। तो इस तरह की जो जानकारी है उनको आप इंटरलिंक करते हुए आगे चलिए। और ये ख़त्म हो चुका है। अगला है उसे देख लेते हैं। जो अगला सेक्शन है हमारा है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि YouTube पर अगर आप जितने भी चैनल देखोगे साइंस टेक से जुड़े हुए, वहाँ पर आपको एक ही तरह के सवाल मिलेंगे कंटेम्प्रेरी टाइप के। लेकिन हमने जो कलेक्शन लिया है फ्रेंड्स, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट साइट से लिया है। और PIB जो हमारी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सोर्स रहता है इसमें साइंस टेक में। साथ ही में योजना और कुरुक्षेत्र के जितने भी एस्पेक्ट हैं, बीते दिनों में जितनी भी उन्होंने चीज़ें कवर कराई हैं, उन चीज़ों को हम सभी को यहाँ पर समेटेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यादा यादा वायरस, देखिए नाम है यादा यादा वायरस, कहाँ से चर्चा में आया? तो ये ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों से चर्चा में आया। मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि वैज्ञानिकों ने अभी इस वायरस का पता लगाया, और इस वायरस का जो प्रकार है वो अल्फ़ा वायरस प्रकार है। ये इस तरह का वायरस है जो मैंने आपको कोरोना वायरस में भी बताया था, आपको याद हो तो।
तो मूलभूत ये आरएनए प्रकार का होता है फ्रेंड्स, और अपनी कोशिकाओं में ही विघटित होकर ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है? संख्या बढ़ाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। लेकिन इस वायरस की एक खासियत है कि ये वायरस है जो ज़्यादा घातक नहीं है, जैसे कोरोना वायरस है इस तरह का घातक नहीं है, ये क्यूरेबल है, इसका इलाज हो जाता है। जैसे सामान्य मलेरिया काटने पर जो मादा एनाफिलीज लार्वा के कारण होता है मलेरिया में, उसका इलाज हो जाता है, इसी तरह इसका भी इलाज हो जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखनी है। अगला है जोनोबोट्स क्या है? तो यूएसए वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला जीवित रोबोट बनाया है, और इस जीवित रोबोट को ही हम क्या बोलते हैं? जोनोबोट्स। इसकी खासियत ये है कि इस रोबोट का निर्माण जो नोकदार पंजे वाले मेंढक की कोशिकाओं से हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और प्रश्न देखिए, कहीं पर भी कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो ये क्या है? नोकदार पंजे वाले जो मेंढक की कोशिकाओं से इसे बनाया है जेनोबोट्स को, और ये जो तकनीक है ये यूएसए के वैज्ञानिकों ने ईजाद की है। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होगा? तो इसका अनुप्रयोग होगा जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जैसे कभी लीकेज हो जाता है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण की खोज करना। और जो महासागर है हमारे, जो जलाशय हैं, उनमें जो आजकल माइक्रो प्लास्टिक, यानी कि जो हमारे चाहे हैंड वॉश हो, चाहे फेस वॉश हो, चाहे आपके कोई भी ऐसे आप जो भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, वो धोने के बाद में ओवरऑल जाता तो वाटर साइकिल में ही है, जल चक्र में ही जाता है। तो महासागरों में जो माइक्रो प्लास्टिक को इकट्ठा करना और उसको एक ही जगह ला करके उस पूरा तरीके से उसकी जांच करना, तो यह है जोनोबोट्स। तो जोनोबोट्स क्या है? जीवित रोबोट है। आपको बस इतना याद रखना है। ये तो मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो मतलब आपको ये याद रखने में कारगर साबित होंगी फ्रेंड्स। बाकी जोनोबोट्स क्या है? एक जीवित रोबोट है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। हाल ही में आर्किया किस कारण चर्चा में है? आर्किया सांभर झील में अभी वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वर्तमान में अगर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हिंदुस्तान में कोई संस्थान काम कर रहा है तो वो है, और ये अनसंग हीरो हैं, मतलब ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते, लेकिन फिर भी आज अगर मलेरिया से लेकर के यहाँ तक कि जिस पेन से हम लिखते हैं उससे लेकर के हिंदुस्तान में जितनी भी ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी रिसर्च है, छोटी बड़ी से मतलब ये है कि जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम योगदान है, तो वो इसी संस्था की देन है। आप ध्यान में रखिए। मेरा निवेदन है ICMR के बारे में आप नेट पर सर्च कीजिए, इसकी स्थापना के बारे में, इसके जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में, इसकी जो संरचना किस तरह की है उसके बारे में एक बार आप इस पर सर्च कीजिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको आर्किया के बारे में बता रहा था। ये राजस्थान की सांभर झील में भी मिला है ये तत्व। और ये होता क्या है? देखिए आर्किया क्या होता है? आर्किया सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है। सूक्ष्म जीवों का समूह होता है जो आमतौर पर गर्म झरने या जो रात में रेगिस्तान, जो ठंडे रेगिस्तान हो जाते हैं, ठंडे रेगिस्तान और अति लवणीय, जो ज़्यादा खारे पानी के स्रोत हैं, अति लवणीय जल स्रोतों में ये पनपता है। और ये जीव धीमी गति से बढ़ते हैं, इनकी विशेषता ये है। और साथ ही में इन जीवों को मानव के शरीर में भी खोजा गया है, तो मानव शरीर से भी संबंधित है, या मानव की आंतों में ये जीव मौजूद होते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस जीव का जो वर्तमान में जो प्रयोग है वो हम DNA की जो पुनर्संरचना है इसके शोध में और इसके अनुसंधान में, इसकी मरम्मत में इस आर्किया नाम के सूक्ष्म जीव का सदुपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान में रखिए। इसके बारे में इतना ही है। अगला है हमारा सारंग क्या है? तो सारंग को देख लेते हैं। ये देश की पहली आर्टिलरी गन है। मैं आपको बता दूं जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, यानी आयुध कारखाना जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, तो आयुध कारखाने में ये सारंग है, पहली आर्टिलरी गन है। ये हमने रूस से ली थी फ्रेंड्स, आज से लगभग 3 दशक पहले।
तो रूस से ली थी और इसकी विशेषता ये है कि 103 mm वाली गन है, जिसे वर्तमान में 155 mm तक अपग्रेड करने की कवायद चल रही है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो पहले इसकी रेंज 27 किलोमीटर थी, जो अब बढ़ करके 36 किलोमीटर हो जाएगी, यानी 9 किलोमीटर बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो गन है, लगभग अभी वर्तमान में 300 आर्टिलरी गन है, आर्टिलरी गन AG, इनको इस तरह से अपग्रेड किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली व्यावसायिक LNG यानी लिक्विडाइड नेचुरल गैस, ये बस सेवा कहाँ शुरू की गई है, जो मतलब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम में आती है। तो ये केरल में शुरू की गई है, इसे आप ध्यान में रखिए। और पेट्रोनेट एक कंपनी है जिसने इसका निर्माण किया है, पेट्रोनेट। मैं आपसे फिर एक निवेदन कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत की है, बहुत सारे लोग ये काम को करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, इन्हें लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप PDF डाउनलोड नहीं करोगे एप्लीकेशन पे जा कर के, तो आपके इनके स्क्रीनशॉट ले लेने चाहिए, क्योंकि मैं सबके सॉल्यूशन और सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, केरल में ये है और एक बार में ये 900 किलोमीटर जो इसका टेन्योर, एक उसका रेंज है। एक बार अगर ये पूरी अगर ईंधन से भरी हुई है तो इसका टैंक 900 किलोमीटर की कैपेसिटी रखता है, इस बात को ध्यान में रखिए। पेट्रोनेट नामक कंपनी ने इसे बनाया है। चलते हैं आगे। वर्ष 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक डिजिटल आहरण किस शहर में हुआ है? तो सर्वाधिक डिजिटल आहरण किस शहर में हुआ है? वो है बेंगलोर में। और बेंगलोर के बाद अगर अपन बात करें तो फिर चेन्नई है और उसके बाद में मुंबई है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज ध्यान में रखनी है। जो देखिए, बैंकिंग डिजिटल आहरण कौन कौन से होते हैं? एक तो UPI है, एक हमारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का भी है, एक रुपए कार्ड है, और जैसे एक हम तत्काल भुगतान करते हैं, इमीडिएटली बैलेंस IBPS जो हमारी तकनीक है। और तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और ये जो ये बताया है कि ऑनलाइन परफॉर्मर वर्ल्ड लाइन इंडिया ने बताया है इसे कि डिजिटलीकरण का जो आहरण है, ये जो एक वरीयता रैंक जारी की है, किसने जारी की है? इसे आप लिख लीजिए, ऑनलाइन प्रोफेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया, ये संस्था है जिसने इस रैंक को जारी किया है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। बेंगलोर के नाम और भी काफ़ी खिताब है। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक की जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडेक्स है, उसमें भी बेंगलोर नंबर 1 पर है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ट्रैफिक इंडेक्स। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप कोरिलेट कर सकते हैं, आपस में लिंक करके जोड़कर चल सकते हैं। तो बेंगलोर के बारे में इस महीने जितनी भी सारी बातें हुई हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, एक ही पेज में आपने एक ही जगह सबको लाइन बाय लिख लीजिए। तो आपको रिवाइज करने में बार बार बेंगलोर सामने आएगा, तो आपको थोड़ा सा डबल माइंड हो सकता है कि यार वहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर भी देखा है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय तटरक्षकीय बल में कौन सा गश्त पोस्ट शामिल हुआ है? तो ये है ICGS वरद। तो ICGS का क्या मतलब है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई डेफिनेशन मैं कभी ना लिख पाऊँ तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप इसे नेट पर भी अगर डालेंगे तो फटाफट ही आ जाएगा। तो ये जो है वरद को, जो इसमें गश्तपोत है, इसे बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने। तो इसे आप ध्यान में रखिए। लार्सन एंड टुब्रो वर्तमान में बहुत सारे कामों को कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसे भी लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। और इसके अलावा जो राम मंदिर का निर्माण है, उसे भी लार्सन और टुब्रो ही बनाएगी, ये घोषणा हो चुकी है। तो ये वरद के बारे में मैं आपको कुछ एक विशेषताएं और बता देता हूँ कि 2100 टन इसकी क्षमता है और 26 समुद्री नॉटिकल मील इसका स्पीड है समुद्र में चलने का। तो इसे आप ध्यान में रखिए। बाकी आपको यही पूछा जाएगा वर्तमान में, अगर कोई भी आगामी 4-5 महीनों में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, कि वरद क्या है, तो ये है आपकी तटरक्षक गश्तपोत। चलते हैं आगे।
भारत ने हाल ही में किस देश में रडार प्रणाली हेतु समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये आर्मेनिया है। भारत इन्हें अपनी प्रणाली देगा और ये 280 करोड़ रुपए का एक डिफेंस डील साइन हुई है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसका निर्माण में जो है DRDO जो हमारा है मुख्य, और इसके अलावा भारत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा। तो ये रडार सिस्टम बना रहे हैं और ये आर्मेनिया के लिए होगा, तो इसे इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। हाल ही में व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग करने वाली पहली कंपनी बनी है। तो व्हाट्सएप चैटबॉट, देखिए चैटबॉट होता क्या है? चैटबॉट एक प्लेटफॉर्म है जो आपके जितने भी यूज़र्स हैं उनको आपसी वार्तालाप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें भारतीय एक्सा है, भारतीय एक्सा जो व्हाट्सएप चैटबॉट के लिए एक वो बनी है, माध्यम बनी है। तो एक सिंपल प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट से जुड़े हुए जो लोग हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए लोगों के वार्तालाप के आपसी डायलॉग कन्वर्जेशन वार्तालाप हेतु बनाया गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर हमने इसे पिछले महीने वैसे हमने इंडिया का तो डिस्कस नहीं किया था, उसे हम कभी बाद में ले लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग पे जोड़ दो, अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा हो तो ये हर जगह ये बताई गई थी चीज़ कि आस्क दिशा नाम की एक वो है मुहिम जो इंडियन रेलवे यानी IRCTC ने लॉन्च की है। तो आस्क दिशा क्या है? आस्क दिशा अपने यात्रियों को जो भी जानकारी है अपनी स्थानीय भाषा में संबंधित उन्हें एक ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर सुविधा दी गई है। तो IRCTC को भी आप ध्यान रखिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक चैटबॉट ही है भाई। चैटबॉट यही तो है कि आप जो भी लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए वार्तालाप हेतु बनाया गया है, तो ये चैटबॉट है। अब जैसे कि आप कमेंट करते हो, हम उसमें आपको रिप्लाई करते हैं, तो वो एक तरह का माध्यम ही तो है हमारा और आपसे जुड़ने का। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। सिप्री है ये SIPRI। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका पूरा नाम है सिप्री का। तो भारत हथियार आयात में कौन से स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पर है, जो भारत हथियार का आयात करता है यानी दूसरे देशों से लेता है। और इसमें जो पहली रैंक है वो है सऊदी अरेबिया की, तो इसे आप ध्यान रखिए। सऊदी अरब की इसमें पहली रैंक है। अगर निर्यात की बात करूँ तो फ्रेंड्स, तो भारत की जो रैंक है वो 23वीं रैंक है। और भारत किन किन देशों को निर्यात करता है ये आपको पता होना चाहिए। मॉरिशस, म्यांमार और श्रीलंका। मतलब भारत का जो डिफेंस निर्यात है वो वर्तमान में एशिया के बाहर नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से आयात करवाता है? तो वो है आपका वर्तमान में रूस नंबर 1 पर है, इसके अलावा USA है। तो इन चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगर दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक है जो बेचता है हथियारों को, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, तो वो है अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप ध्यान में रखिए, बहुत बड़ा इनका मार्केट है डिफेंस का, जो पूरे विश्व पर अभी कब्जा किए हुए हैं। चाइना वैना भी इस डिफेंस के मामले में तो कहीं नहीं अड़ते इनके। चलते हैं आगे। फोन पे ने UPI आहरण सेवा हेतु किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? तो ये है ICICI बैंक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि येस बैंक पर काफ़ी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। तो SBI बैंक ने उसको 49% जो शेयर थे वो खरीद लिए 7250 करोड़ रुपए में। और वर्तमान में जो ये है फ़ोन पे ने ICICI बैंक के साथ अनुबंध कर लिया है। और ICICI बैंक अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत ने किस देश से लाइट मशीन गन यानी LMG हेतु MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो खरीदने के लिए कौन सा देश है? इजराइल है। मैं आपको बता दूं कि 880 करोड़ रुपए की एक डील होने वाली है, जिसमें 16,479 LMG गन को खरीदा जाएगा। तो ये मूलभूत बात है, आप इन्हें ध्यान में रखिए।
आपको ध्यान रखने की एक ही बात है कि जो भारत ने जो LNG खरीदने के लिए जो साइन किया है तो वो कौन सा देश है? इजराइल है। बस चलते हैं आगे। किस कंपनी ने पहले ही उड़ने वाली कार बनाई है और उसकी घोषणा की है? तो यह है वॉल्वी, और इन्होंने, ये डच कंपनी है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं डच कंपनी है ये। और ये 2 सीटों वाली एक कार होगी जिसमें ऊपर की तरफ एक तरह से पंखा लगा होगा जैसे हेलीकॉप्टर में होता है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जल्दी से उतारने वाले हैं। तो जो संपन्न लोग हैं वही इसे लेंगे। चलते हैं आगे। इस प्रश्न को आप थोड़ा इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। BS6 ईंधन का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। तो यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसे ध्यान में रखिए। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और हमारे काफ़ी मित्र हैं जो बीटेक करने के बाद में गेट के एग्ज़ाम के थ्रू IOCL में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो टच में रहते हैं वो लोग भी हमसे। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि 1 अप्रैल 2020 से IOCL ने लगभग अपने जो 28,000 पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने आदेश जारी किए हैं कि B6 भारत स्टेज छठे दौर का, जो छठे स्तर का है, वो ईंधन को उत्पादन के लिए तैयार किया जाए। और वाहन भी अब ऐसे ही बनाए जाएंगे। तो B6 की विशेषता क्या क्या है? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ B6 की विशेषता क्या है, बाकी बातें तो वैसे ही हैं। B6 की विशेषता ये है कि इससे प्रदूषण है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। जो BS अगर 4 की बात करें जो वर्तमान में है, वहाँ पर सल्फ़र का अगर आप देखें उत्सर्जन तो 60 ppm है, और B6 के होने के बाद में ये 10 ppm पे आ जाएगा। तो वर्तमान में आप सोच सकते हैं प्रदूषण के लिहाज से जैसे तकनीकी का हम जो सदुपयोग कर सकते हैं, उसका ये बेहतरीन, शानदार, बेशकीमती मतलब एक उदाहरण है कि BS6 को लागू करके हम जो सल्फ़र युक्त जो हमारा प्रदूषण है उसे हम कितना कम कर सकते हैं, 10 ppm तक ला सकते हैं। तो ये यूरोपीय मानक हैं, और हम BS4 से डायरेक्ट जंप करके BS6 में जा रहे हैं। जो हमने BS5 है उसे हमने नहीं लिया, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने हेतु चयनित किया है? तो इसको देख लेते हैं कि यह है नई दिल्ली। तो रेल मंत्रालय में फ्रेंड्स क्या किया है, यहाँ पर 6500 करोड़ रुपए का एक जो प्लान है वो लॉन्च किया है। और भी मैं बता दूं कि काफ़ी रेलवे स्टेशन है जहाँ इस तरह के जो नवाचार हैं उनको अपनाया गया है। जैसे आसनसोल वेस्ट बंगाल में एक रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर एक जो बोगी होती है, एक कोच है, उसको रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है। और बाबुल सुप्रियो जो BJP के सांसद हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो यात्रियों को बिल्कुल पर्यटन के हिसाब से एक अलग लुफ्त दिलाने के लिए काम किया गया है। साथ ही में अगर सिकंदराबाद जो रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद, वहाँ पर इस तरह का एक संयंत्र मशीन लगाई गई है जो हवा से पानी बनाने का काम करेगी। ये मशीन लगा दी गई है और इसने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो काफ़ी रेलवे स्टेशन पे इस तरह के नवाचार अपनाए जा रहे हैं। एक प्रश्न थोड़ा सा ऊपर से रख गया, सॉरी, इसे भी देख लेते हैं। रोपेक्स नामक यात्री नौका का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो महाराष्ट्र है। रोपेक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये देश की पहली यात्री नौका सेवा है, यानी नौवहन सेवा है, और ये मुंबई से मांडवा के बीच में चलाई जाएगी। ये मांडवा आपको हमेशा आपने सुना होगा, एक मूवी आई थी अग्निपथ ऋतिक रोशन की, उसमें भी मांडवा एक जगह हुआ करती थी। तो इसे ध्यान में रखिए। 100 इसकी जो दूरी है और जो इसका क्षमता है वो 18 किलोमीटर की दूरी को ये मात्र 45 मिनट के हिसाब से तय करेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिए। इसकी स्पीड होगी 14 समुद्री नॉटिकल मील। ये समुद्र में जो वाहन चलते हैं उनकी इकाई है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। इसका निर्माण फ्रेंड्स ग्रीस में हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोपेक्स नामक जो यात्री नौवहन है महाराष्ट्र में चालू की गई, उसका निर्माण ग्रीस में हुआ था, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसकी जो क्षमता है वो 200 कार और 1000 यात्रियों को ले जाने की है, 1000 यात्री। तो इसे आप देख लीजिए। इसके बारे में जो प्रमुख बात है वो यही है।
चलते हैं आगे। किसी गैर प्राधिकृत मानव रहित ड्रोन से निपटने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ड्रोन बनाया गया है। तो ये IIT मद्रास है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि जो अनाधिकृत, चाहे वो बॉर्डर पार से आए हों, पाक समर्थित हों, तो वो क्या है कि जासूसी का काम करते हैं। छोटे छोटे ड्रोन हैं, माइक्रो ड्रोन होते हैं, और साथ ही में वो कुछ विस्फोटक सामग्री भी ला सकते हैं और खुफिया जानकारी को भी चुरा सकते हैं। तो इनसे निपटने के लिए तभी ड्रोन को लाइसेंस दिया जाएगा, और उस लाइसेंस में जो नाकाम रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर उसे उड़ा दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इन्हें ध्यान रखिए। IIT मद्रास है इसमें। चलते हैं आगे। फेसबुक इंडिया की नई संस्थापक कौन है? तो फेसबुक इंडिया की जो नई संस्थापक है वो विपाशा चक्रवर्ती है। और इनके बारे में बात बता दूं कि हिंदुस्तान में जो इंस्टाग्राम है, इंस्टा इंडिया की संस्थापक भी यही हैं, विपाशा चक्रवर्ती। तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। देश की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ अपनी लॉजिस्टिक केंद्रों की स्थापना करेगी? तो ये 4 देशों में जो हैं ये लॉजिस्टिक केंद्र बनाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला है आपका श्रीलंका, उसके बाद में वियतनाम, इंडोनेशिया, और एक है आपका मलेशिया। तो लॉजिस्टिक केंद्र वही होते हैं जहाँ पर पूरी रिसर्च और अनुसंधान शोध किए जाते हैं। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए, ये आपके काम में आएंगी बाद में। आपको कोई भी करंट अफेयर हो इंडिया लेवल का, उसमें ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलते हैं आगे। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है। तो भारत का स्थान रहा है 46, और इसमें जो लास्ट ईयर हमारा जो स्थान था वो 47 हुआ करता था, लेकिन अभी अपग्रेड हो गया, यानी हम अच्छे उसमें आगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है, पहुंच है, आम नागरिक के लिए इंटरनेट की जो पहुंच है, इंटरनेट की पहुंच या इंटरनेट की उपलब्धता वो कितनी है, किसके लिए? आम नागरिक के लिए। वो अफोर्डेबल है क्या? वो एसेसिबल है क्या? उस पर कोई भी जो हम डाटा देखते हैं वो हमारे लिए प्रासंगिक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं वो इस इंडेक्स में जारी की जाती हैं। और ये इंडेक्स एक लंदन बेस्ड कंपनी है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। तो इसे ध्यान में रखिए। और इसमें जो प्रथम रैंक की अगर हम बात करें तो स्वीडन था, फर्स्ट रैंक पर था स्वीडन, फर्स्ट। इसके बाद में जो बाकी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार। ये साइंस टेक में देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने इसे डाल दिया यहाँ पर। खोला चिल्ली किस राज्य का GI टैग है? तो ये गोवा का GI टैग है। GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, किसी स्थान विशेष का भौगोलिक संकेतक होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये गोवा का पहला प्रोडक्ट है जो GI टैग में शामिल हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप डबल टिक लगा लें। GI टैग के बारे में कुछ आप अपने स्तर पर भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान का पहला GI टैग कौन सा था? तो वो थी दार्जिलिंग टी। तो इसके बारे में फ़िलहाल इतना ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूट्यूब ने अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी किस देश में घटा दी है? तो भारत है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 133 करोड़ का जो आवाम है वो इस वक्त यूट्यूब पर लोड ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो डाटा है ना उसकी ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए इन्होंने जो क्वालिटी है उसे थोड़ा सा कम किया है कुछ जगह पर, ताकि लोग कम उसे HD में देखें और अपना इंटरनेट कम कंज्यूम करें। तो ये मुख्य बात है इसके बारे में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो बाध्यता है ये 31 मार्च तक ही रहने वाली है। नेटफ्लिक्स भी अगर काफ़ी लोग देखते हो तो जानते होंगे, नेटफ्लिक्स को भी 31 मार्च तक लो क्वालिटी में, यानी स्ट्रीमिंग क्वालिटी है वो लो क्वालिटी में चलेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। और इसके अलावा एक साइंस टेक का सबसे आखिरी और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप डबल टिक करें। हाल ही में सरकार ने किस रासायनिक तत्व पर से एंटी डंपिंग ड्यूटी
हटाने का निर्णय लिया है। तो यह है शुद्ध टेरेफ्थेलिक अम्ल। अब फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न आरपीएससी से 2 नंबर में भी दे सकती है साइंस टेक के पेपर में। देखिए, पहले टेरेफ्थेलिक अम्ल क्या होता है इसे देखते हैं। तो ये एक कच्चा माल होता है, यानी रॉ मटेरियल के रूप में इसे यूज़ किया जाता है, जिसका उपयोग किस में होता है? सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाने में, और जो पॉलिस्टर कपड़े हैं, पॉलिस्टर कपड़ों के निर्माण में, उनके उत्पादन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और जो खेलों के कपड़े होते हैं, जैसे स्विमिंग सूट होता है, आप समझ गए होंगे, जो नायलॉन के कपड़े, पर्दे, और जो सोफ़ा कवर है, जैकेट है, सीट कवर होती हैं गाड़ियों की, इस तरह की चीज़ों में इसका एक निश्चित अनुपात मिला होता है शुद्ध टेरेफ्थेलिक अम्ल का। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है फ्रेंड्स? किसी दूसरे देश द्वारा, दूसरे देश के जो उत्पाद होते हैं उनको हमारे देश में बहुत कम लागत पर बेचा जाता है, जिससे क्या है कि स्थानीय जो हमारे वो लोग होते हैं, स्थानीय जो व्यापारी होते हैं, उनका माल को नुकसान होता है, वो माल बिक नहीं पाता। उस नुकसान से बचने के लिए सरकार दूसरे देशों के उत्पादों पर एक ड्यूटी लगाती है, एक टैक्स लगा देती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक टर्म है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे और अच्छे से पढ़िए। बाकी इकोनॉमिक्स में सर आपको बहुत ही ढंग से करवाएंगे। तो साइंस टेक के जो पोर्शन में इतना ही है, बाकी देखते हैं आगे।